अक्टूबर की शुरुआत में बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस वक्त बिहार में दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गए। ओवैसी महागठबंधन में आना चाहते हैं, इसके लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अब तक आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी और उनके दरवाजे नहीं खोले। तो उधर प्रशांत किशोर ओवैसी को सीट शेयरिंग का ऑफर दे रहे हैं लगभग। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में। अकेले सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां करीब 47% मुस्लिम वोट हैं। तो एक तरफ तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जात पात और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ विकास को फोकस करके वोट मांग रही है, तो वही मुसलमानों के रहनुमा बनकर ओवैसी सीमांचल में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और पीके की एंट्री के बाद बिहार के मुस्लिम वोटों का क्या होगा, सवाल यही है। और इसी में आज अड़ी में हम जिन सवालों को पूछने जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे हैं वो सवाल। क्या बिहार में पीके और ओवैसी तेजस्वी और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे? बिहार के 17% मुस्लिम वोट का क्या होगा, वो किसकी तरफ जाएगा? आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस, AIMIM और जनसुराज, इन तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं। लेकिन आज हमारे जो सबसे बड़े मेहमान हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। TV9 से बातचीत की है उन्होंने, खास बातचीत की है। पहले सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और उसके बाद चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। ओवैसी साहब, मैं यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ हूं, लेकिन ओवैसी साहब बिहार में हैं। मिशन बिहार शुरू हो गया है AIMIM का, इसकी चर्चा यकीन जानिए दिल्ली तक है। अच्छा, ये बात हर किसी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थीं, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी। और बाद में 4 जो विधायक हैं आपके, वो आरजेडी में चले गए। आप खुद ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने आपके विधायकों को खरीद लिया और आज की तारीख में आरजेडी वाले महागठबंधन में आप 6 सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं, 6 सीटें आप डिमांड कर रहे हैं। और महागठबंधन का अभी तक जो रुख नजर आ रहा है, कोई हामी उसके लिए भरी नहीं गई है। तो अगर महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? AIMIM अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, कई जिम्मेदार लोग हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब के पास आकर मिले और उनसे शिकायत की कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस करके चुनाव लड़ना नहीं चाहता, वो अपनी लीडरशिप में ही काम करना चाहता है। अच्छा, तो ये बात अख्तर साहब ने हमसे कही। हमने अख्तर ईमान साहब कहा कि भाई आप उनसे कहिए कि वो लिख कर लाएँ, उस लेटर का पूरा कंटेंट वो लिख कर लाएँ और आप साइन करके दे दीजिए लालू प्रसाद यादव साहब को। उन्होंने दे दिया। फिर बाद में तेजस्वी यादव ने हैरत अंगेज़ बात कही कि मुझे नहीं मालूम हुआ है। अरे भाई, जब घर में आपके पिता हैं तो पिता बड़ा है या बेटा बड़ा होता है? तो खैर वो घर का मामला है। तो हमने उनको भी लेटर लिख दिया और उसमें साफ कह दिया कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके थे, अगर आप सत्ता में आते तो हमको मंत्री पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को आप रोकिए, कोई कम्युनल राइट ना हो। अब अगर वो फैसला नहीं लेते हैं, वो उनकी मर्जी, लेते हैं उनकी मर्जी, मगर कम से कम बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को ये पता तो चल चुका है कि कौन बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना चाहता है और कौन उनको दोबारा सत्ता में लाना चाहता है। तो अभी तक यानी AIMIM के आपके इस ऑफर को तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हामी नहीं भरी? देखिए, मैं इतना ज़्यादा वक्त उस पर गैर ज़रूरी के सोचता क्यों रहूं? जो लोग हमसे जिम्मेदार लोग मिलने आए थे जी, हमने कह दिया कि हम तो तैयार हैं, लिख दिया, हमने बोल दिया। अब इससे बढ़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि अगर हमने बिहार के दरवाजे खोल दिए तो क्या आप हैदराबाद के दरवाजे खोलेंगे? आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इंडिया अलायंस में तो MIM पार्टी नहीं है, वो इंडिया अलायंस में है। वो डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फ़ोन करके बोले कि हमको भी वहाँ पर सीट दे दें और वो हैदराबाद आएँ और तमाम यादव वोट को ले लें। कौन रोक रहा है उनको? देखिए, हमारे तो बिहार में यहाँ पर हमारे 5
बल्कि पहला एमएलए हमारा तो किशनगंज से जीता, फिर बाद में 5 हम लोग जीते, कई हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन हमारे नुमाइंदे जीते हैं पार्टी के, तो वो आए, वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम तो नहीं है। वो रेवंत रेड्डी साहब को या फिर कांग्रेस के बड़े नेता को बोल दें कि हमको भी आप तेलंगाना में दे दीजिए, आप आइए तेलंगाना, कौन रोक रहा है आपको? भाई आपको रोक कौन रख रहा है? आइए तेलंगाना, लड़िए इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर पर अब थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने आपको ऑफर किया है, ये सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च तक सीमित माना जाए इसे, या फिर कोई आपको चिट्ठी भी मिली है? और अगर उन्होंने ऑफर किया है तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन में जाएंगे? ये आपसे किसने कहा कि जनाब प्रशांत किशोर साहब से इस तरह के कोई ऑफर आया है? हम ज़रूर हम उनको जानते हैं जी। एज ए सेफोलॉजिस्ट हमारी उनसे कई मरतबा मुलाकात भी हुई है, बल्कि हैदराबाद में जब तेलंगाना के असम्बली चुनाव हुए उस वक्त भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे वो उस वक्त भी हैदराबाद में थे, हम उनसे मिले ज़रूर। मगर बिहार के चुनाव के पस मंज़र में ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बताइए, मगर कुछ हुआ ही नहीं अभी। ये सवाल मैंने इसलिए किया ओवैसी साहब क्योंकि जन स्वराज पार्टी बनने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि इस बार सीमांचल के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो बदल गए हैं, और इसीलिए एआईएमआईएम को भी महागठबंधन में जाने की दरकार है। अगर महागठबंधन की तरफ से दरवाजे नहीं खुलते हैं तो क्या प्रशांत किशोर के साथ एआईएमआईएम गठबंधन में जा सकती है? देखिए, एक बात जब दरवाज़ों को खुलने की बात है, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेगा तो वो दरवाजे, हर दरवाजे अल्लाह खोल देगा ना। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अभी से स्पेकुलेट करना, तो मैं तो आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, हम उनको जानते हैं, शुरू से मुलाकात हमारी हुई है, मगर बिहार के इलेक्शन के पस मंज़र में अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुई। तो आपने कोई डेडलाइन रखी है महागठबंधन के लिए? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं हुई है, कोई ऑफर भी नहीं आया है। महागठबंधन के लिए आपने कोई डेडलाइन रखी है क्या कि भाई इस तारीख तक हम इंतजार करेंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद हम अपना फैसला ले लेंगे? नहीं, देखिए, हमसे जो लोग उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे जी, वो हमने पूरा कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद मुख्तार हैं अपने पार्टी और अपने अलायंस का फ़ैसला लेने के लिए, हम खुद मुख्तार हैं अपनी पार्टी का फ़ैसला लेने के लिए। तो अब हम किसी के फिराक में बैठे तो नहीं रह सकते ना। वो तो एक इश्क में होता है लड़का लड़की के, सियासत है, इलेक्शन हमारे सामने है, तो हम तो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो पैगाम दे रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ हो, हम ये पैगाम दे रहे हैं कि बिहार में हर समुदाय का, चाहे अपर कास्ट हो, ईबीसी हो, यादव समाज हो, दलित समाज में पासवान हो, मांझी हो, इन सब का नेता है। अगर 19% बिहार के मुसलमानों का कोई सियासी नेता बनेगा, लीडरशिप बनेगी, तो इससे देश मजबूत होगा, सबसे बड़ी माइनॉरिटी को एक ताकत मिलेगी, जमहूरियत में और यकीन बढ़ेगा, संविधान मजबूत होगा। हर समुदाय का नेता होगा, भूमियार का होगा, ब्राह्मण का होगा, राजपूत का होगा, अग्रवाल कम्युनिटी का होगा, यादवों का होगा, मगर मुसलमान समाज नहीं। आप सिर्फ वोट डालने की मशीन है, वोट डाल के घर में बैठ जाइए। तो फिर हम देख रहे हैं 50-60 साल में क्या क्या नहीं हो गया बिहार में। तो देखिए, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों का नेता क्यों ना हो, और मुस्लिमों का नेता बनने की कोशिश करने के लिए क्या महागठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। प्रदीप भंडारी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, सैयद असीम वकार हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से ज्वाइन कर चुके हैं, और पवन वर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। भाई अजय उपाध्याय जी, क्यों नहीं खोल रहे अपने दरवाजे महागठबंधन के ओवैसी जी के लिए? चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं वो, और देखिए उनकी भी यहाँ पे तस्वीर इस वक्त चली गई, लाइट चली गई लग रहा है। असीम वकार के पास चलते हैं। असीम वकार, महागठबंधन के साथ गठबंधन क्यों करना चाहते हैं भाई आप लोग? इतना क्यों बेकरार हैं? चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, दरवाजे पे ढोल बजा रहे हैं। नहीं, ये लोग
अक्सर पब्लिक में बैठते हैं, पब्लिक में इन्होंने मैसेज दे रखा था कि MIM वाले जो हैं वो गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, वो हम लोग को चुनाव हराते हैं, आप लोग जागरूक रहिए, उनसे बच के रहिए। तो जनता ने ये बातें आकर ओवैसी साहब से कही कि भाई आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा करवाइए। तो उन्होंने ही, जो जनता के लोग आए थे कहने के लिए, उन्होंने ही मशवरा दिया कि भाई आप एक लेटर लिखिए। तो अख्तरुल ईमान साहब ने ओवैसी साहब से मशवरा किया कि भाई जनता ये कह रही है कि लालू साहब को एक लेटर लिखा जाए अलायंस के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर जनता कह रही हो तो लिखिए। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी आवाज़ होती है और जनता का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। तो सीमांचल की जनता ने ये MIM से कहा या कि ये दबाव बनाया, सीमांचल की जनता ने कहा और आपके प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी के करते नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए लालू जी के दरवाजे पर ढोल बजाने की, दरवाजा खोलो। नहीं, पहले नहीं पहुंचे। हाँ, पहले नहीं पहुंचे, पहले लेटर लिखा। थोड़ा सा बोल लेने दीजिएगा। बोलिए। तो आपको तफसील से समझा दूं। पहले लेटर लिखा लालू जी को जी, तो मैसेज आया साहब लेटर मिला नहीं, तो दोबारा से लेटर लिखा गया, फिर वो मीडिया में आया। तो लालू जी के साहबजादे एक ही घर में रहते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना नाश्ता सब करते वक्त बात होती है। पिताजी पॉलिटिशियन है, उन्होंने पार्टी बनाई, साहबजादे को पार्टी का जिम्मेदार बनाया। तो साहबजादे कहने लगे तेजस्वी साहब कि हमको लेटर नहीं मिला, हमको तो दिया ही नहीं, हम जिम्मेदार हैं। अब अंदाजा लगाइए, एक बेटा कह रहा है कि पिताजी को क्यों लेटर दिया आपने, हमें दीजिए, हमको जब मिलेगा तब हम सोचेंगे। तो साहब उनको भी लेटर दे दिया गया। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको लेटर मिला नहीं, हमसे जब बात करेंगे तब सोचा जाएगा। तो जब ये हुआ कि साहब पिता को लेटर दिया, नहीं मिला, फिर पिता को लेटर दिया, फिर हमको नहीं दिया, फिर उनको लेटर दिया गया। तो जब उसके बाद भी कहा गया कि हमको नहीं पता है, तेजस्वी बोले हमको नहीं सुनने में आया है, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, तब नगाड़ा लेकर उनकी कान के पर्दे को खोलने की कोशिश की गई कि भाई अब तो तुम्हारे दरवाजे पे नगाड़ा बजा रहे हैं, अब तो तुम्हारी कान के पर्दे खुल जाएंगे, अब तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। तो पूरे बिहार ने सुन लिया, पूरे बंगाल ने सुन लिया, पूरे झारखंड ने सुन लिया, मध्य प्रदेश ने सुन लिया, उत्तर प्रदेश ने सुन लिया, पूरे भारत ने सुन लिया। तेजस्वी जी ने नहीं सुना। तो ठीक है, यही पूछ लेता हूं मैं। खाली ये बात जो समझने वाली बात ये है गौरव भाई, हाँ, कि जब आप सब सुन रहे हो, आप नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो इल्जाम लगा रहे थे कि MIM गठबंधन नहीं चाहती है, बीजेपी के इशारे पे काम करती है, तो अब ये साफ हो गया है कि तेजस्वी की पार्टी, लालू जी और उनके लोग गठबंधन नहीं चाहते हैं। इल्जाम बीजेपी का नहीं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है, MIM पे वो लोग लगाते हैं और कांग्रेस बोलते हैं। इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी चाहती है। नहीं, एक मिनट, मैं अभी इनसे पूछ रहा हूं, सैयद असीम वकार से। अजय जी, अभी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी चाहती है असीम भाई? नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन में हम लोग नहीं हैं। इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़े उसमें भी हमको नहीं रखा। इंडिया गठबंधन ने कभी हमको दावतनामा नहीं भेजा। इंडिया गठबंधन ने कभी हमसे मशवरा नहीं किया, हमारी राय नहीं जानी। तो हम तो इंडिया गठबंधन में नहीं है। हमने तो जो भी काम किया वो जनता के कहने पर, जनता की डिमांड पे किया है। ठीक है, जनता के कहने पर। अब जनता को फैसला करना है कि अगर जनता के मशवरे का सम्मान अगर नहीं करेंगे, हाँ, तो भी जनता जवाब। ये आपने देखिए एकदम पॉलिटिशियन वाली लकीर खींच दी है, एकदम धर्म संकट में फंसाने वाली बात कहती है और हंस के मुस्कुरा रहे हैं प्रोफेसर उपाध्याय। जिसको आप टीम भी कहते हैं वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपके गठबंधन के नेता के दरवाजे पर खड़ा है कि भाई हम आएंगे तुम्हारे साथ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम टीम भी, और आप लोग उनको सता नहीं रहे। कौन कहता है कि टीम भी नहीं है? ये उसी तरह टीम भी नहीं है जैसे चुनाव आयोग टीम भी नहीं है भाजपा का। अरे टीम भी होते तो आपके पास आते क्या? अग्रवाल साहब पूरी का बहुत सारा बात उन्होंने आरोप भी लगा दिया है, तो जरा मैं उनका जवाब दे दूं। टीम भी नहीं है उसी तरह जिस तरह चुनाव आयोग भाजपा का टीम भी नहीं है आजकल। ये उसी तरह टीम भी नहीं है जैसे ईडी, CBI, IT जो है, भाजपा का कोई टीम नहीं है। अरे भाई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाई जब आपने जो है
जो सीमांचल का क्षेत्र में जो पिछली बार खेल किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है सरकार बनने में थोड़ी बहुत चूक हुई, वो सबको पता है। आप भाजपा के इशारे पर सीमांचल से आपका क्या लेना देना? हैदराबाद में तो कुछ बनता नहीं है, तेलंगाना में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, आप सीमांचल चले गए। अभी जो बकार साहब ने कहा, बकार साहब ने जो बात कही, बकार साहब जितनी भी बात आप कर रहे हैं, नगाड़ा बचा लिया, काले कान के पर्दे फट गए तेजस्वी जी के, क्या ये समझौता करने का ये शब्द होता है क्या? किसी से प्रेम मांगने का ये अंदाज होता है क्या? ये तो स्पष्ट दिखा रहा है कि आप भाजपा के इशारों पर एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिम समाज को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए मैं तो गया था, मैं तो चाहता था कि भाई आपके पास आरजेडी और कांग्रेस जो है हमको साथ ले ले। अरे भाई सिक्के अरे लेकिन अजय उपाध्याय, आप मान तो रहे ना कि सीमांचल में खेला कर दिया था इन्होंने, फिर कर देंगे, नुकसान किसको होगा? सुनिए ना, थोड़े बहुत लोग उस समय जरूर इनके इशारों पर भटक गए थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में लोगों ने भूल सुधार कर ली, अब अन्य राज्यों में भूल सुधार कर ली, सबको समझ में आ गया। प्रदीप यादव मुस्कुरा रहे हैं। प्रदीप यादव मजा आ रहा है ना? इनको बुलाते प्रदीप यादव मजा आ रहा है। और सॉरी, प्रदीप भंडारी, प्रदीप यादव मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मेरे जुबान पे आ गया, प्रदीप भंडारी, आपको मजा आ रहा ना कि देखिए एक पार्टी जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती है, वो एक पार्टी जो MY के वोट के समीकरण के दावे करती है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? ये बढ़िया हो गया इलेक्शन, मुस्लिम वोट बढ़ गए। देखिए गौरव जी, ये तो आज आपके शो पे स्थापित हो चुका है कि AIMIM असली बी टीम कांग्रेस पार्टी की है। हाँ। क्योंकि जो पहले कांग्रेस से हाथ जोड़ के कह रही अलायंस कर लो, तो कल तक जो आरोप लगते थे आज स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस ने AIMIM को फील्ड किया है। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का गठबंधन ये मानता है कि अगर इन लोगों की सरकार आएगी तो 85% बिहार का समाज का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इनके समय से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के परिवार का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब अगर ये प्रशांत किशोर और ओवैसी अलायंस कर लेते हैं तो 87% बिहार के समाज का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो बिहार के हर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ एनडीए नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए अति पिछड़ा, दलित, SC सब हमारे साथ में है। इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ इनकी दो जाति, वो भी पूरा नहीं है। देखिए इनको ये जो तस्वीर, अगर आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अपनी भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा करी थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा करी थी, तो ये एक मंदिर के पास से नहीं गए थे, ये मौलवियों के पास में जाके हाथ इन लोगों ने जोड़ा था। तो आज ये भी मानते हैं इनको सिर्फ मुसलमान वोट मिल रहा है। अब यादव वोट भी इनके पास में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं क्यों। बेलागंज उपचुनाव में क्या हुआ था? बेलागंज उपचुनाव के अंदर जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव आते हैं, वहां से एनडीए जो है वो उम्मीदवार बना। अब मुझे बताइए, अगर हमारा तो नेता क्लियर है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अरे कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कर लिया, अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पाए। पूरा का पूरा इन लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री फेस हूं, उन्होंने तो बोल दिया भाई, ऐसे करवा तेजस्वी जी ने तो कह दिया। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? वो तो कह देंगे मैं चांद पे पहुंच, अरे वो तो कह देंगे मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा, थोड़ी विश्वास नहीं। प्रदीप भंडारी, चलिए ठीक है, आपने ओवैसी के बारे में बोल दिया, तेजस्वी यादव के बारे में बोल दिया, अब जरा प्रशांत किशोर के बारे में तोलिए। पवन जी बैठे हैं, उन्होंने ऑफर किया ओवैसी को, अगर ये मिलते हैं तो नुकसान होगा? अरे देखिए, प्रशांत किशोर जी एक मीडिया क्रिएशन है, और ये पवन जी बहुत सीनियर है, उनकी मैं व्यक्तिगत बहुत इज्जत करता हूं, हम सब इनका सम्मान करते हैं, पर वो गलत पार्टी के अंदर है। जब नतीजे आएंगे तो ये नोटा के बराबर वोट लेके आएंगे। और प्रशांत किशोर तो हर दिन अपनी कभी कहते कि मैं अकेले लड़ूंगा, अब पता है कि जमानत जब्त होने वाली, तो ओवैसी जिनके 90% ज्यादा सीटों पे नोटा के बराबर वोट आए थे, उनसे अलायंस की बात कर रहे हैं। तो ये सबको पता है कि इनको सिर्फ वोट बैंक का वोट मिलने वाला है, और इन सबको पता है सरकार एनडीए की बन रही है, इसीलिए छोटा मोटा कुछ बचा कुछ है उसमें ये सब। ठीक है पवन जी, बिल्कुल, एक मिनट। 75 लाख बिहार की महिलाओं में 10,000 रुपए उनके खाते में डालने वाले, और ये क्या बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट एकजुट कर लो, यादव वोट एकजुट कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे ये वही है जिनकी कभी आपने सेवाएं ली थी, वही पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऐसे मत बोलिए, एक क्रेडिट उनको जाता है कभी आपको सरकार में लाने का और जिताने का। लेकिन एक मिनट अभी बहुत 10 सेकंड पे जवाब देना जरूरी है ना गौरव भाई, 5 सेकंड।
ना 5 सेकंड आपने क्योंकि कहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जीती आई है। 1000 स्ट्रैटेजिस्ट आएंगे, 1000 स्ट्रैटेजिस्ट जाएंगे। मोदी जी 14 में भी प्रधानमंत्री हैं, थे 19 में भी थे, 24 में भी थे, ली तो थी ना सेवा, ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है ना, सेवा तो ली थी भाई, सेवा तो ली थी ना, फैक्ट तो है ये। लेकिन अब उसमें आप क्रेडिट दीजिए ना दीजिए। पवन भाई, पवन जी, पवन सर बहुत सीनियर हैं। पवन जी मुझे ये बताइए, क्या जनसुराज को अब ये लग रहा है कि अकेले नैया पार नहीं लगेगी, अकेले नहीं जा पाएंगे चुनाव में, इसलिए अब चलो जो भी है, जिसको कोई नहीं पकड़ रहा है, जिसको महागठबंधन अपने साथ नहीं ला रहा है, बीजेपी के साथ वो आएंगे नहीं वैचारिक मतभेद देखते हुए, तो चलो हम ही इनको साथ ले आते हैं, कुछ तो फायदा हो जाएगा। गौरव जी, जिस बात का कोई जमीनी हकीकत या तथ्य है ही नहीं, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। हमने तो ना ओवैसी जी से कोई बात की है, ना हमें करने की जरूरत। सर प्रशांत किशोर का ऑन रिकॉर्ड पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, हमारे पास बाइट है उनकी। क्या बयान बताइए? वो इशारे में यही कह रहे हैं सर। क्या कहा बताइए, क्या कहा है बताइए? आप चाहते तो मैं प्ले कर देता हूं बाइट। क्या कहा है बताइए? आप चाहते तो मैं बाइट प्ले कर देता हूं, चला दीजिए पीसीआर। प्ले करिए, चला दीजिए, प्ले कर। अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। अब बताइए सर, ये आप तो इतने बड़े सर देश की राजनीति समझते हैं, बिहार में कौन है जो मुस्लिमों को टिकट दे रहा है, मुस्लिमों का रहनुमा खुद को बता रहा है, सीमांचल में लगातार वो कर रहा है? ये क्या तेजस्वी जी के लिए ऑफर था? अब मैं आपके असल मुद्दे पर आता हूं। जो आपने प्ले किया, संयोगवश मैं उस वक्त वहीं था भी जी, तो मैं आपको पहले तो सीधा जवाब देता हूं। ये चिट्ठियों का जो सिलसिला चल रहा है ना, नगाड़े तक बात आ गई। इस चिट्ठियों के सिलसिले में सारे मुसलमान को डाकिया बनाया जा रहा है, और असल में हकीकत यह कि उनको एक टेलीग्राम चला गया है, और टेलीग्राम जनसुराज से गया है, और जनसुराज से टेलीग्राम ये नहीं किया है कि आप इनसे या उनसे गठबंधन कीजिए। उस टेलीग्राम में 2-3 बातें लिखी हैं। एक तो ये जो अचेत अवस्था में तेजस्वी यादव और आरजेडी समझते हैं आश्वस्त होकर कि मुसलमान उनका बंधुआ वोट बैंक है, इस जमीन पर बिल्कुल तितर बितर हो रहा है। दूसरी बात, बिहार में इस समय जाति, धर्म, मजहब से उठ करके एक नई चेतना से एक आग लग गई है बदलाव के लिए। उस बदलाव की आंधी में इन सब पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आप चाहे इस बात को अभी माने या 2 महीने बाद मानेंगे। जनसुराज ने पहले कहा है, ऐलान करके कहा है कि न तो हम किसी के साथ प्री पोल अलायंस अगर ऐसा है, नहीं मैं अब सर मेरा काउंटर क्वेश्चन लीजिए, पवन वर्मा जी मेरा काउंटर क्वेश्चन लीजिए। अगर ऐसा है, इतनी आंधी आ रही है जनसुराज की कि कोई नहीं बचेगा, बीजेपी और कांग्रेस जैसी देश की जो सबसे दिग्गज पार्टियां वो नहीं बचेंगी, तो फिर आपको मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाली पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? भाई मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं फिर चेष्टा करता हूं। वो जो आपने वक्तव्य अभी प्ले किया, मुझे हैरत होती है कि आप उसका मतलब नहीं समझ सके। वो उस संदर्भ में कहा गया था कि आरजेडी लालू यादव के डर से हिंदू वोट बैंक बनाओ और बीजेपी के डर से मुस्लिम वोट बैंक बनाओ। ये राजनीति बहुत पुरानी घिसी पिटी चल रही है बिहार में। आज उस राजनीति के इक्वेशन को शॉर्ट सर्किट कर दिया है जनसुराज ने। ये कह करके कि कोई कौम हो, कोई जाति हो, मुसलमान नहीं, देखिए बोलने दीजिए, आखिर में आए हैं, बीच में टोकिए मत। कोई भी जाति, कौम हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज है, हाँ कोई भी समाज हो, वो बदलाव चाहता है, बुनियादी परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि बिहार देश का अब सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा प्रदेश न रहे। बिहार में रोजगार हो, बिहार में शिक्षा हो, बिहार में स्वास्थ्य हो, बिहार से पलायन जाए। अब ये जो मुद्दे हैं, जो विषय है, ये हिंदू मुसलमान के विषय है ही नहीं।
तो मुसलमान भी देख रहा है कि आरजेडी के संरक्षण में वोट बैंक के जरिए अब स्थिति क्या है। नहीं पवन जी, क्योंकि टीवी में देखिए सर इतना टाइम नहीं है, थोड़ा कम समय में आपको अपनी बात समझानी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान था प्रशांत किशोर का, सर आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप ये कह रहे हैं ये बयान आरजेडी के लिए था? मैं जवाब देता हूँ ना सीधा, आप सुन लीजिए। बयान आरजेडी के लिए था, आप ये कह रहे हैं? पहले तो आपने ओवैसी नहीं क्लियर कर दें जरा, बोलूंगा पैनल पे चुप बैठूंगा। बोलिए। नहीं मैं क्लियर करके जवाब दे रहा हूँ। आप मुझ पे आखिरी में आए, ओवैसी जी से पहले आखिरी में तो किसी के पास तो आखिरी में आएंगे, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समय का दिया है, क्या बात है? नहीं तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। वो जो हमने पवन जी बोलते हैं, एक पवन जी सीनियर आदमी है, थोड़ा 10 सेकंड और देते हैं, थोड़ा 10 सेकंड और देते हैं, फिर आ रहे प्रदीप जी आपके पास। पवन जी 10 सेकंड में क्लियर कीजिए। पवन जी आगे से एक मिनट, दोनों लोग रुक जाइए, बीजेपी कांग्रेस दोनों लोग रुक जाइए। जनसुराज से पवन जी आज डिबेट में आए हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं, 10 सेकंड और देते हैं। पवन जी 10 सेकंड में क्लियर कीजिए सर। ये सब बहुत उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि सबको ही लपेट में ले लिया जनसुराज ने। 40 सीट की बात की प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए, जबकि आरजेडी ने उनको उससे कहीं कम दी थी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान का भला चाहते हो तो जहां से मुसलमान खड़ा हो दूसरी पार्टी से ना खड़ा हो। आप आरजेडी से पूछिए कि वो अगर ओवैसी साहब की पार्टी लड़ाती है तो वो लड़ेंगे उसके खिलाफ। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, ये बांटने की जो राजनीति चल रही है, मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। और जहां तक प्रदीप भंडारी की बात है, देखिए वो बिल्कुल टिपिकल प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं, प्रवक्ता के रूप में ठीक है। इनका नोटा के बराबर आएगा। यहाँ ये हालत हो रही है कि एनडीए इस समय बिहार में तीसरे नंबर पे है, इनको हकीकत नहीं मालूम है। अरे सर प्रदीप भी कभी सारी इससे बढ़ के सर्वे करते थे, लेकिन प्रदीप बताइए, जवाब दीजिए। आज तक बिहार में हुई नहीं है, जंगल राज के बाद इनको पता ही नहीं। प्रदीप जवाब दीजिए, फिर अजय जी आ रहा हूं। नहीं है कुछ, प्रदीप जवाब दीजिए। इनको पता नहीं। अब मेरा निवेदन, मैं आदरणीय पवन जी को सुन रहा था। मैं कह रहा हूं आप इस डिबेट की क्लिप को रिकॉर्ड करिएगा गौरव जी। हाँ, मैं भी यहाँ बैठा हूं, पवन भाई भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं। पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी और 99% सीटों के अंदर इनका नोटा के बराबर वोट आएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं आज ऑन रिकॉर्ड पवन जी माफी मांगे इस देश से, आपके शो पे शर्त लग गया ने दलितों को चोर बोला। शर्त लग गया। प्रशांत किशोर जी ने एक दोस्तों में शर्त लगने वाली है को चोर बोला। पर जो आदमी यहाँ पे जनसुराज जी का ना बहुत सीरियस बात है, क्या जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने दलितों को एक इंटरव्यू में चोर बोला? देश के दलितों को, बिहार के दलितों को चोर बोलते हो आप लोग, और आप यहाँ पे बिहार की बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं पवन जी? हंस क्या? बिहार के दलितों का अपमान होता है, आप उनको चोरों से जोड़ते हो। एक चारा चोर है आरजेडी वाला, जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़प के जो है अपना पूरा की पूरी लैंड लिया रोजगार के बदले में। एक ने चारा चोरी करी, एक ने जमीन घोटाला किया, और आप जाके आप जो है दलितों को चोर बोल रहे हो। और अभी तक पूरे शो में आपने माफी नहीं मांगी, ना इसका जिक्र किया है। और आप क्या बात करोगे सर्व समाज की? यहाँ पे प्रशांत किशोर जी यहाँ पे अलग अलग इफ्तार करते हुए जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि आपको बिहार के युवा की पड़ी है। अगर युवा की पड़ी होती ना तो विकास की बात करते, मुसलमान नहीं करते आप। नहीं, एक मिनट पवन जी, आपके जैसा सीनियर व्यक्ति, इतना सज्जन व्यक्ति, यहाँ दलितों को चोर बोला जा रहा है। पहले वैनिटी वैन के अंदर पत्रकारों के साथ में मिसबिहेव किया गया था, उपचुनाव के अंदर नोटा के बराबर आपके वोट आए, और आप हंसगुल रहे। 14% ग्रोथ रेट पे एनडीए लेके आई, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। 14% ग्रोथ रेट पे लेके आए एनडीए के अंदर। कल 75 लाख महिलाओं के खाते के अंदर 10,000 रुपए जाने वाले हैं। आपको महिलाओं की पड़ी नहीं है, आपको विकास की नहीं पड़ी, आपको अच्छा ठीक है, ओके वोट बैंक करना है। ओके, एक मिनट इधर एक सवाल है, जवाब तो देने दीजिए। हाँ बोलिए, जवाब तो देने दीजिए, बोलिए पवन, जवाब देने दीजिए। मैं प्रदीप भंडारी से वैसे उलझता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही निम्न स्तर की बात करते हैं, दलितों को चोर बुला दिए। अंबेडकर जी हमारे आइकॉन हैं, गांधी जी हमारे आइकॉन है। 2 साल पदयात्रा की प्रधानमंत्री, 5,000 किलोमीटर, 5,000 गांव गुम थे दुनिया से। प्रदीप भंडारी कहाँ थे, बीजेपी कहाँ थी? छोड़िए इन बातों को, मैं इन चीजों पे पढ़ता ही नहीं हूँ। जब कुछ बचता नहीं है ना मुद्दा या विषय, तब इन चीजों को लेकर के ये आते हैं। तो मैं तो सिंपल बात, एक मिनट प्रदीप जी, आपकी आवाज अभी पवन जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी सुना दीजिएगा। बता दी आपने, बोल दिया आपने, ऑलरेडी बोल दिया। लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए पवन जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
जब मैं जल्दी बोल रहा हूँ, एनडीए सरकार इतनी ही कामयाब होती तो मैं 3-4 सवाल पूछ करके खत्म कर देता हूँ बात। आज 20 साल से वहां पर एनडीए की सरकारें, बीच में आरजेडी से मिल गए थे नीतीश कुमार, पर 20 साल से है। आज क्यों है ये सत्य कि बिहार देश का अब भी 30 साल के बाद सबसे गरीब प्रदेश है? आज क्यों ये सत्य है कि आज बिहार सबसे पिछड़ा देश है, प्रदेश है देश में? आज क्यों है कि बिहार में सबसे कम प्रतिबंध आए हैं? आज क्यों है कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन है? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, क्या करें अजय जी? मैं सीधी बिहार जो है टॉप 3 ग्रोथ रेट नहीं, प्रदीप भंडारी अभी आपका समय नहीं है। प्रदीप भंडारी अभी आपका समय नहीं है। प्रदीप भंडारी अभी समय नहीं है। 14% ग्रोथ रेट है। ये A-B-C जो है मुद्दों से भटकाने के लिए। अच्छा, आप अरे आपने नया फॉर्मूला दे दिया। एक मिनट, और C टीम आप कह रहे हैं ये भी उनकी सी टीम है। इनसे उलझता नहीं। तो ये दोनों में अभी कंपटीशन चल रहा है कि कौन बी है। बहुत एक मिनट प्रवन जी, आपका हो गया टर्न। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय का टर्न है। एक मिनट, आप सब लोग रुक जाइए। अजय उपाध्याय, आप कह रहे हैं कि ये सी टीम है। बिहार की जनता देख रही है कि मुद्दों से भटका करके ये बी और सी में आपस में कंपटीशन है कि भाजपा के कौन ज्यादा प्लांटेड उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी A+B² का फॉर्मूला देते हैं, उसी तरह इनका भी A+B+C का फॉर्मूला इस बार बिहार की जनता 0 करने वाली है। अच्छा, अगर सच्चाई यही है। एक मिनट, अजय उपाध्याय काउंटर क्वेश्चन लीजिए। अजय उपाध्याय काउंटर क्वेश्चन लीजिए। अगर ये सी टीम है तो फिर ये बीजेपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये जेडीयू के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये नीतीश कुमार के मंत्रियों के खिलाफ आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई साहब, उसी तरह जिस तरह से हमारे जो है बी ओवैसी जी जा रहे हैं लेटर पत्र लेकर कभी आज तक गठबंधन बना है? महागठबंधन में कभी रहे हो? वो क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम तो मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं। बिहार में जो सही पूछिए, अल्पसंख्यक का, गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, कमजोर का कोई शुभचिंतक है। फिर वही बात, आप लोग अच्छा, लोकतंत्र में कैसे रहनुमा तय होता है? लोकतंत्र में रहनुमा कैसे तय होता है अजय जी? अजय जी, लोकतंत्र में रहनुमा कैसे तय होता है? रहनुमा जनता तय करती है ना। रहनुमा जनता तय करती है ना। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, जनता तय करती है। अच्छा बताइए, सुनिए पिछली बार कांग्रेस के पास कितने मुस्लिम विधायक थे बताइए जरा। बहुत अच्छा, 1 to 1 पूछ लेते हैं। पिछली बार 4 विधायक थे, 5 विधायक थे कांग्रेस के पास। अरे भाई, जो भी है 4 थे, 5 थे। नहीं, अरे जो भी है, कैसे नंबर नहीं पता आपको अपनी पार्टी का? आपको अपनी पार्टी का नंबर नहीं पता? अरे सुनिए ना भाई, ऐसे नहीं, पहले बताइए कांग्रेस पार्टी के पास कितने विधायक थे पिछली बार? ठीक है, 4 विधायक थे। 4 थे। और AIMIM के पास कितने विधायक थे? कितने जीत के आए थे? 3 थे। AIMIM के कितने जीत के आए थे? अरे सुनिए, कैसे जवाब दीजिए। AIMIM के कितने जीत के आए थे? सुन लीजिए ना, भाजपा ही बताइए, भाजपा में जो लोग सर, मैं अभी आपसे आपने कहा कि इनका कुछ वोट बैंक नहीं है। 2020 में ओवैसी के कितने विधायक जीत के आए थे बताइए जरा? मुस्लिम विधायक थे बताइए, 5। गौरव भाई सुनिए ना, गौरव भाई, जितने लोगों में मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तो आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। 4 विधायक आपके जीत के आए, 5 उनके जीत के आए। आपसे ज्यादा मुस्लिमों ने विधायक उनको दिया और आप उनको खारिज कर रहे हैं सिरे से। सेंटेंस तो पूरा हो जाने दो भाई, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। इन लोगों के बीच तो आप नहीं, आपको दिक्कत है। आप भी डी टीम में है क्या भाजपा? हाँ, जो आपसे सवाल पूछे वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बनाते रहिए। वहां ओवैसी विधायक निकाल रहे हैं, बताइए। सुनिए 10 सेकंड दीजिए हमें। ओवैसी जहां से लड़े और जहां से उनके वो लोग जो 4 विधायक जीते थे, वो कहां है? किस पार्टी के साथ खड़े हुए? और पहले भी वो कहां थे? वो इन्हीं पार्टी के साथ थे। हमारे लोग को भटका कर, बहला फुसला कर ले गए थे। यदि ऐसा नहीं है तो भाजपा जिनको ले जाती है वो सही है। भाजपा ले जाती है तो भाजपा का वो आदमी हो जाता है। हमारे यहाँ आ गया तो गलत है। अरे मैंने तो पूछा ही नहीं सही हो गलत, मैंने तो ये बोला ही नहीं। किसने बोला गलत सही? मैं तो पूछ रहा हूँ बीजेपी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पिछली बार ओवैसी की पार्टी के कितने विधायक जीते थे और कांग्रेस के कितने जीते थे। मैंने तो ये सवाल अभी आपसे पूछा ही नहीं कि आप किसको ले आए, किसको नहीं ले आए। ओवैसी के पार्टी के नहीं थे, ओवैसी के पार्टी नहीं थे वो हमारे लोग थे। अंतिम में भटक गए थे, मजबूरी में उनको जो है वहां वोट का इक्वेशन बदल गया, जिसके कारण उनको जीत हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि गलती हो गई, वो हमारे साथ आ गए, आज हमारे साथ है वो। तो इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि अब उनकी वो चाल नहीं चलने वाली है। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, ठीक है, पवन जी बहुत वाकई सीनियर है, उनका मैं भी सम्मान करता हूं।
लेकिन जब आप डिबेट में होते हैं तो सबका एक समय होता है, डिबेट को डिबेट की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे, इसी पर तो हम लड़ रहे हैं। आप आइए साथ हमारे। नहीं, लेकिन रुकिए, वो साथ में आएंगे। आप कहां साथ ले रहे हैं? भाजपा के साथ ही कहां साथ ले रहे हैं? लेकिन एक मिनट, जो साथ आना जा रहा है उसको तो साथ ले नहीं रहे। अब आप रुक जाइए, आपने कहा डिबेट का एक टाइम होता है। देखिए अभी बहुत देर से असीम वकार बैठे हैं, उनकी पार्टी का टाइम है। अब दो कट्टर को थोड़े एक साथ रखें। नहीं, ओवैसी देखिए, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं। एक मिनट, असीम वकार, सैयद असीम वकार, देखिए क्या कह दिया कांग्रेस पार्टी ने? कोई वजूद ही नहीं है, उन्हीं के लोग थे और उन्हीं के पास चले गए, वो ये साफ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश और ये वो पार्टी, देखिए ये वो गठबंधन है। एक मिनट अजय भाई, ये वो गठबंधन है जिस आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं ये ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने तो आपके ऊपर ऑपरेशन लालटेन कर दिया, 5 में से 4 विधायक तोड़ के चले गए, और आप कह रहे हैं कि फिर भी उसी पार्टी से कि भाई हमें दे दो, 6 सीटें दे दो हमें। ये कैसा, आप लोग कैसे जज कर रहे हैं उसको? सैयद असीम वकार, आपकी टीवी का वॉल्यूम, टीवी की ज्यादा है, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और बोलिए। आपके यहाँ पीसीआर पे लोग देखते नहीं है? सैयद असीम वकार, आपको आवाज आ रही मेरी? लगता असीम वकार तक आवाज नहीं आ रही। प्रदीप भंडारी बोलिए। देखिए, मेरे को बहुत पीड़ा इस बात की हुई गौरव जी कि जब प्रशांत किशोर ने दलितों को चोर बोला तो यहाँ प्रशांत किशोर के प्रवक्ता कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। मतलब ये लोग दलितों को इस तरीके से अपमानित करेंगे बिहार के, और इसी तरीके से इंटाइटल तरीके के मुद्दा नहीं, मतलब दलित की इज्जत इनके लिए मुद्दा नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रदीप, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, आप ही बोलिएगा। मुस्लिम वोट आपके लिए मुद्दा है? 17%, 18% जो मुस्लिम है वो आपके लिए मुद्दा है बिहार में? हमारे लिए हर व्यक्ति बिहार का, ठीक है, तो सुनिए, आप लोगों ने पिछली बार एक टिकट दी नहीं और जेडीयू ने 11 टिकट दी, एक भी मुस्लिम एमएलए जीत के आया नहीं। तो अगर आपके लिए मुद्दा है तो फिर वो आपको वोट क्यों नहीं दे रहे, आपको जिता क्यों नहीं रहे आपके एमएलए को? कर रहे हैं गौरव भाई, नैरेटिव की बात, इनकी नौकरी खाइएगा क्या? फाइनल एक्सटेंशन क्या है इसका? एक सेकेंड अजय जी, इसका फाइनल एक्सटेंशन है जो जिन्ना बात करता था कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। तो क्या आप जिन्ना वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी और ये एआईएमआईएम करते हैं और ये प्रशांत किशोर करते हैं? और अगर ऐसी बात है तो मैं सही बात कर रहे हैं, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान का प्रतिनिधित्व कोई मुसलमान हो सकता है तो मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? हिंदू का प्रतिनिधित्व दिया था जो 2019 के अंदर 34 था, तो क्यों इनने कम कर दिया प्रतिनिधित्व? अरे ये लोग अगर मुसलमान समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो इनने क्या मुसलमान समाज का भला किया? आप वोट कोटाइए। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सैयद असीम वकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी, इन लोगों ने पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व कम क्यों किया? ठीक है प्रदीप भंडारी, रुकिए, मैं आ रहा हूं, इसमें अभी अजय उपाध्याय जवाब देंगे, लेकिन सैयद असीम वकार आप बीच में शायद आपसे कनेक्शन कट गया। देखिए यहाँ पर साफ क्या कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पिछली बार वो धोखे से जीत गए, वो कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट थे, उसी में चले आए। तो जो पार्टी आप पर ऑपरेशन लालटेन चला रही हो उसी से क्यों गठबंधन करने पर आप आमादा हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं उनकी खुद की गारंटी नहीं है कि कल को कांग्रेस में रहेंगे या 24 घंटे के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। मैं नाम ले रहा हूं, सब नाम नहीं याद है, जितने आ गए उनका ले रहा हूं नाम आपसे। गौरव वल्लभ, जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला, संजय निरुपम, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बकार साहब, मैं इसीलिए सर आप इतने अकलमंद आदमी नहीं है, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोलता नहीं बीच में किसी के। अरे तो अनाप शनाप बात नहीं, मैं इतना नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं किसी के। व्यक्तिगत मैं कहाँ रहूंगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, पेमा खांडू और हेमंता विश्व शर्मा अगर चले जाएंगे तो उनकी पर्सनल चॉइस है, बीजेपी में चले जाइए ना, प्रमाण पत्र चले गए तो उनकी रुक जाइए अजय उपाध्याय, रुक जाइए, मैं रोक रहा हूं, उनको मुद्दे पे ला रहा हूं, का नहीं है, इनको मुद्दे पे लाने, मुद्दे पे ला रहा हूं। 30 सेकंड बचे, मुद्दे पर आइए। जो आपके विधायकों को तोड़ रहा है उसी से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं आप? से मिलकर बताइए असीम वकार, एक मिनट रुक जाइए, अजय उपाध्याय रुक जाइए, अजय उपाध्याय रुक जाइए, असीम वकार समय नहीं है, इसी में तू मैं समझ खत्म हो जाएगा। बोलिए। ये रुकेंगे नहीं, ये बीजेपी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। रुक गए।
और ये ट्रेनिंग होती है कि जब आपको लगे कि आप फंसने वाले तो आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये उपाध्याय को अगर अभी खाली एक फोन आ जाए कि आ जाओ तुम्हें हम बीजेपी में ये बना देंगे तो या ऐसे भागेंगे। अरे भैया, जिसने आपके विधायक तोड़े उससे क्यों सटना है? ये भी ट्रेनिंग होती है क्या? जो जवाब ना दे रिपीट कर लीजिएगा, उसका आंसर ना दें, ये भी ट्रेनिंग होती है क्या? समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। ये भी ट्रेनिंग है क्या कि जो सवाल का जवाब ना हो उस पर जवाब ही ना दो?